अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। चंद रोज़ बाद ईद उल अज़हा का त्यौहार था। अमृतसर में बहुत कम मुसलमान थे। कुर्बानी देने वालों की तादाद भी कम थी। कारी हफीज़ साहब दुम्बा सुबह कर रहे थे। उन्होंने मुझे दावत दी कि ईद के रोज़ दोपहर का खाना इनके यहाँ खाऊं। मैं तो शायद इनकार कर देता, मगर बिलाल शाह पास मौजूद था। दुम्बे और दावत का सुनकर वो भड़क उठा। उसने मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया और बड़ी हुनरमंदी से मेरे साथ साथ अपनी दावत भी पक्की कर ली। अगले रोज़ 11 बजे हम दांत वगैरह तेज करके कारी साहब के घर पहुँचे, मगर वहाँ दुम्बा था, न दुम्बे का गोश्त और न घर वाले। दरवाजे पर ताला लगा था। बिलाल शाह बेचारे को चक्कर आते आते रह गया। इतने में पड़ोसी बाहर निकला। मैंने मौलवी साहब के बारे में पूछा। वो बोला वो तो ईद मनाने मियांवाली चले गए हैं। पड़ोसी ने ये बात ऐसे अंदाज में कही कि मुझे खामखा शक गुजरा। शायद वो खुद भी यही चाहता था कि मुझे शक गुजरे और मैं इससे तफसील पूछूं। मैंने इसे कुरेदा तो वो टाल मटोल करने लगा। इतने में 2-3 महल्लेदार भी आ गए। इनकी आंखों में अनकही बातें थीं। एक औरत ने हाथ नचाकर कहा, अल्लाह ही जाने जी क्या बात है, हमें तो यही पता है कि मियांवाली गए हैं। मैंने कारी साहब के पड़ोसी को घूर कर कहा कि वो बताता क्यों नहीं, क्या बात है। अगर इसे पता नहीं तो फिर और किसे पता होगा। मेरा अंदाज देखकर पड़ोसी जबान खोलने पर आमादा हो गया। वो मुझे और बिलाल शाह को लेकर अपने घर की बैठक में आ गया। महल्ले के 2 मुअज़्ज़िज़ अफराद भी साथ थे। बिलाल शाह बार बार इस बड़े रुमाल से पसीना पोंछ रहा था जो वो कुछ गोश्त साथ ले जाने के लिए लाया था। पड़ोसी बलराम ने कहा, जनाब, हम आपके खादिम हैं। कारी साहब बड़े नेक आदमी हैं, हम सब दिल से इनकी इज्जत करते हैं। वैसे भी वो आपके दोस्त हैं। दिल नहीं चाहता कि इनके बारे में ऐसी बात की जाए, लेकिन जनाब हकीकत यह है कि कारी साहब की घरवाली, मेरा मतलब है कि उसका चाल चलन कुछ और तरह का था। 4-5 रोज से एक लफंगा इस सामने वाले थड़े पर बैठा कारी साहब के घर की तरफ देखता रहता था। पता नहीं कौन था। कल शाम जब कारी साहब घर आए तो इनकी बीवी घर में नहीं थी। उन्होंने पहले हमारे घर से पूछा, फिर आले दुआले से पता किया, वो कहीं नहीं मिली। असगर परचून फरोश ने बताया कि शाम से पहले कारी साहब की घरवाली कपड़ों की छोटी सी गठरी लिए बड़ी सड़क की तरफ गई थी। कपड़ों की गठरी से कारी साहब का ध्यान धोबी की तरफ चला गया। वो धोबी के पास गए, लेकिन मालूम हुआ कि वो वहाँ भी नहीं आई। इशा के फौरन बाद कारी साहब ने दुम्बा एक पड़ोसी के सुपुर्द किया और खुद घर को ताला लगाकर पता नहीं कहाँ चले गए। ये इतलात मेरे लिए बहुत हैरानकुन थी। कमल का यहाँ कोई भी जान पहचान वाला नहीं था। अगर कोई था भी तो वो शौहर को बता कर जाती। इसका मतलब था कि कोई गड़बड़ हो चुकी है। लेकिन ऐसा लग रहा था कि एक बार फिर वही ड्रामा स्टेज हुआ हो जो इससे पहले कई बार हो चुका था। करीबन 2 बरस पहले कारी साहब के हुजला उरूसी से वो जाजी पहलवान के साथ निकल भागी थी और जाजी को रेलवे स्टेशन पर छोड़कर वो लाइटपुर पहुंच गई थी। धोखा करना और निकल भागना कमल की फितरत था। बहरहाल मैं इतनी जल्दी कोई राय कायम करना नहीं चाहता था। यह भी मुमकिन था कि शाम तक कहीं से कमल की खैर खैरियत आ जाती, और ये भी हो सकता था कि वो अपनी मर्जी से ना गई हो, इसे किसी वजह से जाना पड़ा हो। बहुत से इम्कानात थे। रात गए कारी साहब दर बदर भटक कर वापस आ गए। मुझे इनकी वापसी का पता चला तो सीधा इनके घर पहुंचा। इनका चेहरा उतरा हुआ और आंखें गालिबन जागने की वजह से सुर्ख हो रही थीं। मुझे इस शख्स पर बेपनाह तरस आया। हालात इशारा कर रहे थे कि कमल इन्हें फिर डंग मार गई है। मुझे देखकर कारी साहब कहने लगे, मैं आप ही की तरफ आ रहा था, मेरी बीवी। मैंने कहा, कारी साहब, मुझे सब पता चल गया है। आप ज़्यादा फिक्रमंद ना हो, अल्लाह ने चाहा तो हम जल्द उसे ढूंढ लेंगे। कारी साहब सर झुकाकर खामोश हो गए। मैंने पूछा, आपका क्या ख्याल है? मेरा मतलब है कि किसी पर शुबा है आपको? वो बोले, कई रोज से एक अजनबी शख्स हमारे घर के गिर्द मंडला रखा था। मुझे यकीन है कि मेरी अहलिया को अगवा किया गया है। मैंने परचून फरोश का बयान दोहराकर कारी साहब की दिल आज़ारी मुनासिब नहीं समझी। परचून फरोश ने बताया था कि कमल कपड़ों की गठरी लिए खुद घर से निकली थी। मैंने कारी साहब से करीबन 1 घंटा मजीद गुफ्तगू की और ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करता रहा कि कमल के बारे में कारी साहब के दिली ख्यालात क्या हैं। हालांकि कमल दूसरी बार घर से गायब हुई थी।
कारी साहब को अभी तक इसके बारे में खुशफहमी थी। लगता था अपनी मासूमाना अदाकारी से इस ड्रामेबाज ने कारी साहब के दिल पर गहरे नक्श छोड़े हैं। जब मैं कारी साहब के पास से उठने की तैयारी कर रहा था, बैरूनी दरवाजे पर दस्तक हुई। कारी साहब की आंखों में उम्मीद की शम्मा रोशन हुई। वो चप्पल पहनकर तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़े। दरवाज़ा खुला तो सामने कमल की बजाय कोई और औरत खड़ी थी। इस औरत के पीछे दो मर्द भी नजर आ रहे थे। मैंने गौर से औरत को देखा और भौं चका रह गया। वो कमल की माँ रईसा थी। आपको याद होगा कि बेगम रईसा के बारे में कमल ने बताया था कि वो हैदराबाद जाते हुए कार के एक हादसे में हलाक हो गई है। इस हादसे में कमल ने अपनी दोनों बहनों और ड्राइवर को भी मार दिया था, जबकि वो खुद मौजज़ाना तौर पर बच गई थी। गजब की चक्करबाज और झूठी लड़की थी। गुजरने वाले हर दिन के साथ इसकी कोई नई फनकारी सामने आ जाती थी। अब इसकी मुर्दा माँ कारी साहब के दरवाजे पर खड़ी थी और तेज नज़रों से हमें घूर रही थी। इसकी याददाश्त गजब की थी। वो मुझे 2 साल बाद देखने के बावजूद फौरन पहचान गई और इसके साथ इसकी तेवरियां कुछ और चढ़ गईं। वो कारी साहब को तकरीबन धकेलती हुई अंदर आ गई। कामदार साड़ी, खुले गले का ब्लाउज बोटी बोटी थिरकती हुई। वो ढली हुई दोपहर थी, लेकिन दर्जा हरारत चढ़ते सूरज का था। सामने आकर बोली, ओ तो तुम हो यहाँ। मैं भी कहूँ, एक आम मौलवी को इतनी जुर्रत कैसे हुई कि रईसा की बेटी को अगवा करे और घर में डाले। मैंने कहा, बेगम रईसा जरा ज़बान संभाल कर, इंसान की इज्जत अपने हाथ में होती है। बेगम रईसा के साथ आने वाला मर्द बोला, तुम भी औरतों से बात करने का तरीका सीखो। ये एक लंबा तड़ंगा शख्स था। उसकी सूरत देखते ही मैं जान गया था कि सादा लिबास में ये कोई पुलिस वाला है, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि वो किस रैंक का आदमी है। रईसा ने मुखातिब करके कहा, एसपी साहब, यही है वो इंस्पेक्टर जिसका मैंने जिक्र किया था। अब अंदाज़ा हुआ कि मेरा वास्ता किसी एसपी से पड़ा है। एसपी कुछ देर तो मुझे घूरता रहा, फिर अपने साथी का तारुफ कराते हुए बोला, ये बैलिफ है, कोर्ट के आर्डर पर बेगम रईसा की बेटी बरामद कराने आया है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, जनाब, मैं मकामी थाने का एसएचओ हूँ। मैं भी कारी साहब की एहलिया को तलाश कर रहा हूँ। कौन एहलिया? बेगम रईसा की बेटी कमल बीबी। ये गलत है। बेगम रईसा धाड़ी, कमल की शादी किसी से नहीं हुई। इस शख्स ने मेरी बेटी को बरगलाया है। मैंने कहा, बेगम रईसा, आपकी बेटी माशाल्लाह बालिग है और उसने बखुशी कारी साहब से निकाह किया है। कारी साहब आपको निकाहनामा दिखा सकते हैं। बेगम रईसा बाजारी अंदाज में चीखी, बक बक मत करो ओए, मैंने बड़े देखे हैं ऐसे निकाहनामे। सीधी तरह बताओ कि लड़की कहाँ है। मैंने कहा, यही सवाल हम आपसे पूछ सकते हैं। कारी साहब की बीवी कल रात से गायब है और वह इस सिलसिले में रिपोर्ट भी दर्ज करा चुके हैं। बेगम रईसा ने एसपी से कहा, रावल साहब, ये सब इनकी चक्करबाजी है। इन्होंने खतरा देखकर लड़की गायब कर दी है। हिंदू एसपी का पारा उरूज की तरफ जा रहा था, ताहम उसने खुद पर काबू पाकर जरा तहम्मुल से कहा, इंस्पेक्टर, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। मैंने जवाब दिया कि मैं हाजिर हूँ जनाब, अगर आप मुनासिब समझें तो थाने चलते हैं। एसपी ने कहा कि नहीं, बाहर मेरी कार खड़ी है, वहाँ बैठ जाते हैं। मैं एसपी के साथ बाहर कार में आ गया। कार के नंबर से अंदाज़ा हुआ कि एसपी मुल्तान से तशरीफ़ लाए हैं। तन्हाई मिलते ही एसपी ने बुजुर्गाना लहजा इख्तियार किया, देखो इंस्पेक्टर, खामखा इस मामले में टांग मत फंसाओ। लड़की का पता है तो बता दो, हमने तो हर सूरत में लड़की को यहाँ से लेकर जाना ही है। मैंने कहा, जनाब, ये सिर्फ एक इत्तेफाक है कि आप आए हैं, तो मैं कारी हफीज़ के घर में हूँ, वरना इस मामले से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। आज से 3 माह पहले कारी हफीज़ और कमल मुझे लारी अड्डे पर मिले थे। चूँकि वाकफियत थी, इसलिए अलेक सलेक हो गई। कमल की ज़बानी पता चला कि इसकी माँ और बहनें एक हादसे में हलाक हो गई हैं और वो बेसहारा है और इसने कारी साहब से शादी का फैसला किया है। इस वक्त वो एक पर्दादार घरेलू औरत नज़र आ रही थी। चंद रोज़ बाद कारी साहब से उसकी शादी हो गई। इस बात को 3 माह हो चुके हैं। 2 रोज़ पहले तक वो मियाँ बीवी के ताल्लुकात बिल्कुल ठीक थे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि कोई ऐसा वाक़या हो जाएगा, मगर कल शाम के वक्त कमल घर से गायब हो गई। हिंदू एसपी टटोलने वाली नज़र से मुझे देख रहा था, जैसे अंदाज़ा लगा रहा हो कि मेरे बयान में झूठ कितना है और सच कितना। फिर गहरी सांस लेकर बोला, इंस्पेक्टर नवाज, मैं जानता हूँ तुम इस कुमाश के आदमी नहीं, जिस कुमाश का बेगम रईसा तुम्हें बता रही है। बहरहाल तुम्हें इस मामले में किसी की तरफदारी नहीं करनी चाहिए। कारी हफीज शक्लो सूरत से नेक बंदा लगता है,
तुम्हारा शनासा भी है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि इसने कमल जैसी लड़की पर दूसरी बार भरोसा किया और धोखा खाया। मैंने कहा, जनाब, शायद आपने अभी तक इस लड़की की अदाकारी नहीं देखी। जो कहानी सुनाती है इसमें ऐसा रंग भरती है कि सुनने वाला बेबस हो जाता है। कारी साहब वैसे भी नर्म दिल के बंदे हैं। उन्होंने दोनों बार इस ख्याल से धोखा खाया कि एक बेसहारा लड़की को गुनाह की दलदल से निकलने में मदद देनी चाहिए। एसपी ने कहा, फिर तुम्हारा क्या ख्याल है? कहाँ गई है वो लड़की? मैंने कहा, मैं क्या कह सकता हूँ जी, पता नहीं कौन कौन है उसके पीछे। बेगम रईसा अपने चमचों के साथ करीबन 1 हफ्ता अमृतसर में रही। वो लोग हर जगह कमल को सूंघते रहे, लेकिन इसे पाने में नाकामी हुई। एक बार फिर वो मदारी के कबूतर की तरह गायब हो चुकी थी। बेगम रईसा के बारे में जो मालूमात हासिल हुई, उनसे पता चला कि वो अपनी बेटियों के साथ कराची में मुकीम है। इनका फैशन हाउस कायम और दायम है और इसकी आड़ में वो तीनों खूब मौज उड़ा रही हैं। कुछ अर्से पहले कमल का अपनी बहनों से झगड़ा हो गया था। बहनों ने उसे बुरी तरह मारा था और माँ ने भी इनकी तरफदारी की थी। नतीजे में कमल घर से गायब हो गई थी और न जाने कहाँ कहाँ घूमती आखिर कारी साहब के आंगन में टपकी थी। मुल्तान वाले एसपी साहब तो इसी रोज वापस चले गए थे। बेगम रईसा चंद रोज कारी हफीज को खौफनाक नताइज की धमकियां देती रही और बेटी को ढूंढती रही। आखिर नाकाम हुई और मुंह लटकाकर वापस चली गई। हालात एक बार फिर पहली डगर पर आ गए। अगर कोई शय वापस नहीं आई तो वो कारी साहब के घर की रौनक थी। कमरा कमरा गूंजती चूड़ियों की झनकार थी और वो इत्मीनान था जो कारी साहब के जवान खूबसूरत चेहरे पर नजर आया करता था। एक उदास फरिश्ते की मानिंद मैंने इन्हें मस्जिद से घर और घर से मस्जिद की तरफ आते जाते देखा। इन्हें देखकर हर बार दिल पर चोट सी लगी। ऐसे में इस हसीन बला का चेहरा मेरी निगाहों में घूमने लगता, जो अब तक न जाने कितने घरों को उजाड़ चुकी थी और कितने बदनसीब मर्दों के कलेजे छलनी कर चुकी थी। और ये सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ था। वो एक बार फिर अपने मिशन पर थी। इसके मुंह को बेवफाई का खून लग चुका था और वो किसी जगह किसी भी वक्त कोई लाश गिरा सकती थी। मैं जब भी कारी साहब को देखता, मेरे दिल में ख्याल आता कि किसी दूसरे शख्स को ऐसे अंजाम से बचाने के लिए कमल को आहिनी सलाखों के पीछे पहुंचाना ज़रूरी है। कमल से मेरी अगली मुलाकात तकरीबन 1.5 माह बाद हुई और ये मुलाकात खासी ड्रामाई थी। गालिबन मार्च की आखिरी तारीखें थीं। तवील सर्दियों के बाद मौसम खुशगवार हो गया था। मैं अपने अमले के साथ रात के गश्त पर था। जीप में बिलाल शाह भी मेरे साथ था। हमारी जीप बिल्कुल धीमी रफ्तार से अमृतसर से नौलखा गांव की तरफ जा रही थी। गश्त के दौरान ये हमारा दूसरा राउंड था। जब हम 12वीं मील पर डीक नाले की पुली पर पहुंचे तो मेरी निगाह एक बंद वैन पर पड़ी। ये वैन कुछ पुरस्कार अंदाज में पीपल के दरख्तों तले खड़ी थी। वैगन का ज़्यादातर हिस्सा झाड़ झंकाड़ में छुपा हुआ था। गश्त के दौरान खाली गाड़ियों को चेक करना हमेशा से मेरा दस्तूर रहा है। मैंने ड्राइवर को वैन की तरफ जाने का इशारा किया। जीप बिल्कुल पास रोककर मैंने वैन के अंदर झांका। वो खाली थी, लेकिन दूसरी तरफ का दरवाज़ा अध खुला था, जैसे कोई अफरा तफरी में इसे छोड़कर निकल भागा हो। इस जगह के पास चंद फैक्ट्रियां ज़ेर तामीर थीं। एक छोटी सी कॉलोनी भी बनी हुई थी। सोचा जा सकता था कि वैन में से निकलने वाला या निकलने वाले कॉलोनी की तरफ गए हैं, लेकिन वो अपनी वैन को मजीद आगे ले जा सकते थे। इन दरख्तों तले वैन को रोकना क्या मायने रखता था? अभी मैं सोच ही रहा था कि कहीं नज़दीक से मध्यम चीख सुनाई दी। वाज़े तौर पर ये किसी मर्द की थी। अब हमारा जीप में रुकना गैर मुनासिब था। मैं 2 कांस्टेबलों के साथ नीचे उतरा और आवाज़ की तरफ बढ़ा। हमारे सामने एक ज़ेर तामीर कारखाने के दरो दीवार फैले हुए थे। जगह जगह सरिये, बजरी और ईंटों के ढेर थे। हम मोहतात कदमों से चलते फैक्ट्री के अंदर दाखिल हुए और इसी वक्त दूसरी चीख सुनाई दी। ये चीख औरत की थी और इसके साथ किसी मर्द की हाय हाय भी सुनाई दे रही थी। मैंने रिवॉल्वर निकाला और मुख्तलिफ चीज़ों की आड़ लेता मौके की तरफ बढ़ा। हम फैक्ट्री के अहाते में ज़रा अंदर तक गए तो मर्द औरत की चीखने की आवाज़ बार बार आने लगी। साफ तौर पर पता चल रहा था कि कुछ अफराद इन पर ज़बरदस्ती कर रहे हैं। आखिर लोहे की एक बड़ी सी टंकी के पीछे चंद साए मुतहर्रिक नज़र आए। खबरदार, मैंने कांस्टेबल ने अपनी टार्चें एक साथ रोशन करने के बाद कहा। टार्चों की रोशनी 5 अफराद पर पड़ी थी। इनमें एक लड़की थी जो रेत पर गिरी हुई थी और धोती कमीज वाले एक तवाना मर्द ने इसे दबोच रखा था।
दो हट्टे कट्टे देहाती अफराद थे जिनके हाथों में राइफलें थीं। पास ही एक मर्द मादरसात बरहना बैठा था। इसके हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे। इसके पीछे एक शख्स हाथ में पिस्टल लिए खड़ा था। ये सारा मंजर एक साथ के अंदर अंदर मेरी आंखों के सामने आया। हम चूंकि तारीकी में थे, मुजरिम हमारी सूरतें देख सके और न ये अंदाज़ा कर सके कि हम तादाद में कितने हैं। मैंने बुलंद आवाज़ में कहा, पुलिस ने तुम्हें घेरे में ले लिया है, हथियार फेंक कर हाथ ऊपर उठा दो। पुलिस का नाम सुनते ही मुजरिमों में से दो एकदम भाग उठे। मैंने पुकार कर साथियों से कहा, पकड़ो इनको। खुद मैं इस शख्स की तरफ बढ़ा जिसने लड़की को दबोच रखा था। वो अब लड़की को साथ लेकर खड़ा हो गया था और कोई शे उसकी गर्दन पर रख दी थी। ये पिस्टल तो हरगिज नहीं था। मैंने जरा गौर से देखा तो कांप कर रह गया। ये करीबन 1 फीट लंबा चमकदार छुरा था। धोती कमीज वाले शख्स का अंदाज बता रहा था कि अपने साथियों की तरह इसने भी नशा कर रखा है, और अगर मैंने इस पर काबू पाने की कोशिश की तो कोई बड़ी बात नहीं कि वो लड़की को जान से मार डाले। ये अजीब बात है कि मैं इस वक्त तक और इसके बाद भी कमल को पहचान न सका। एक तो उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे, दूसरे वो बिल्कुल मुख्तलिफ लिबास में थी। इसने मेमो की तरह पैंट शर्ट पहन रखी थी। लड़की की गर्दन पर खौफनाक छुरा देखकर मैं अपनी जगह ठिठक गया। लंबे तड़ंगे शख्स ने मुझे और पुलिस को बेदरेक गालियां देना शुरू कर दी। लग रहा था जैसे गालियों की टेप चल गई है। बदज़बानी के साथ साथ इस शख्स ने उल्टे पांव दरख्तों की तरफ खिसकना शुरू कर दिया। यहाँ वैन खड़ी थी और उसका इरादा वैन तक पहुँचने का था। जो ही मैं कदम आगे बढ़ा था, वो एक गाली मुझे देता और दूसरी नाकाबिले बयान गाली लड़की को देकर ऐलान करता कि वो इस झमक छल्लों का सर तन से जुदा कर देगा। इसके लहजे से अंदाज़ा होता था कि वो मुल्तान साइड का कोई चौधरी या जमींदार है। वो चीखती रोती लड़की को खींचता आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटता गया। वो जितने कदम पीछे हटता, मैं इतने कदम आगे बढ़ जाता। मेरा ख्याल था कि मुझे इस पर झपटने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। इसके पीछे एक तालाब का पानी चमक रहा था और वो इस पानी से बेखबर पीछे हटता जा रहा था। आखिर वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। तालाब के ऐन किनारे पर पहुंचकर चौधरी डगमगाया और लड़की समेत छपाक से पानी में जा गिरा। निस्वानी चीख दूर तक गूंजी और मैंने भागकर पानी में छलांग लगाई। मैं अपने मद्दे मुकाबिल को कोई मौका नहीं देना चाहता था। ऐन मुमकिन था कि कस्साबों वाला छुरा अभी तक उसके हाथ में हो और वो इसके ज़रिए मेरा मिजाज पूछ ले। हाथ में पकड़े रिवॉल्वर का दस्ता मैंने पूरे जोर से उसके सर पर मारा। वो पानी में से उभरने की कोशिश कर रहा था। चोट खाकर औंधे मुंह गिर गया। इस दौरान बिलाल शाह और हेड कांस्टेबल भी मौके पर पहुंच चुके थे। बिलाल शाह जोर जोर से चिल्ला रहा था, क्या हुआ खान साहब, क्या हुआ? फिर मेरे जवाब का इंतजार किए बगैर ही इसने धड़ाम से पानी में छलांग लगा दी। यूं लगा जैसे कोई भैंस फिसलकर अंदर आ गिरी हो। तारीकी के सबब पहले तो बिलाल शाह ने मुझे अपने जिन जप्पे में जकड़ा, लेकिन जब मैंने अपनी पहचान कराई तो वो मुझे छोड़कर चौधरी की तरफ मुतवज्जा हो गया। चौधरी जबरदस्त चोट के सबब नीम बेहोश हो चुका था। बिलाल शाह ने इसे सर के बालों से पकड़ा और खींचता हुआ किनारे की तरफ ले चला। इस हंगामे में मैं चंद लम्हों के लिए लड़की को बिल्कुल भूल गया था। दफतन मुझे उसका ख्याल आया। मैंने तारीकी में आंखें फाड़कर चारों तरफ देखा, लड़की कहीं नजर नहीं आई। मेरा जिस्म सनसना उठा। तालाब खासा गहरा था, अगर वो तैरना नहीं जानती थी तो डूब सकती थी। मैंने पानी में गोता लगाकर अंधाधुन हाथ घुमाए। अचानक कोई नर्व रेशम जैसी शय मेरे चेहरे से मिस हुई। ये लड़की के बाल थे। मैंने इन बालों के सहारे लड़की का बाजू तलाश किया और इसे खींचता हुआ पानी की सतह पर ले आया। थोड़ी ही देर बाद हम इसे तालाब के किनारे औंधा लिटा इसके पेट से पानी निकाल रहे थे। इस मौके पर मैंने पहली बार गौर से लड़की का चेहरा देखा और मुझ पर इंकिशाफ हुआ कि वो कमल उर्फ जुबैदा उर्फ विनमाला अलमशहूर हरी सिंह की पोती है। मैं इसे पहचान कर दंग रह गया। मैंने सबसे पहले तो इलाका इंचार्ज को कमल के बारे में इतला दी, फिर इसे अपने घर ले गया। सच्ची बात तो यह है कि मैं कमल के सिलसिले में किसी पर एतबार कर ही नहीं सकता था। अगर इसे थाने के हवालात में रखा जाता तो ऐन मुमकिन था कि वो रातों रात ही हवालात के दोनों संतरियों को ऐसी फूंक मारती कि वो इसके मुरीद बन जाते और बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ इसे हवालात से रुखसत कर देते। दूसरा तरीका जो आमतौर पर इस्तेमाल होता है वो ये था कि इसे आर्जी तौर पर महल्ले के किसी शरीफ मोअज़्ज़िज़ शख्स के सुपुर्द कर दिया जाता, मगर खुदा गवाह है कि मुझे कोई ऐसा शरीफ मोअज़्ज़िज़ शख्स नज़र ही नहीं आया जो कमल जैसी बिजली के झटके सह सके और इसके होते हुए अपनी शराफत को कायम रख सके।
मैं जानता था कि ये कड़वा घूंट मुझे ही भरना पड़ेगा। मैं दिल मजबूत करके इसे अपने रिहायशी क्वार्टर में ले गया। इस वक्त तक रात के 12 बज चुके थे। कमल अभी तक नीम बेहोश थी। बिलाल शाह के साथ मिलकर मैं इसे अंदर कमरे में उठा लाया। इसके बाल गर्दन से और लिबास जिस्म से चिपका हुआ था। चरपाई पर बेसुध पड़ी वो बड़ी मासूम लग रही थी। मैंने बिलाल शाह से कहा कि वो पड़ोसी राम सिंह की बड़ी भावत को बुला लाए ताकि वो रात इसके पास रहे। बिलाल शाह ने मेरी हिदायत पर अमल किया। अधेड़ उम्र औरत आई तो मैंने इसे अच्छी तरह समझा दिया कि ये अय्यार लड़की है, इसकी तरफ से पूरी तरह होशियार रहना। बिलाल शाह को राम सिंह की भावत के पास छोड़कर मैं थाने वापस आ गया। चौधरी के सर पर खासी चोट आ गई थी और वो अस्पताल में था। ताहम उसके साथियों में से एक हवालात में मौजूद था। इसे मेरे कांस्टेबलों ने मौका वारदात से 2 फर्लांग दूर जाकर पकड़ा था। बाकी दोनों अफराद फरार हो गए थे। मुल्ज़िमान की स्टेशन वैगन भी कब्जे में ले ली गई थी। इसके अंदर वो शख्स भी थाने में मौजूद था जो हमने बेलिबास हालत में मुल्ज़िमों के चुंगल से छुड़ाया था। इस शख्स का नाम मदन लाल था। अब वो एक संतरी की शलवार कमीज पहने मेरे कमरे में सहमा बैठा था। मैंने सबसे पहले इसी शख्स से बात की। मेरे सवाल के जवाब में उसने रोते हुए कहा, जनाब, इन लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया है। ये देखिए मेरी टांगें और ये देखिए ये बाजू, ये सब सिगरेट से जलने के निशान हैं। वो तो आप पहुंच गए, वरना पता नहीं बीवी जी से भी क्या सलूक होता। मैं सेठ ललन चंदर घी वाले का ड्राइवर हूँ। बीवी जी इनकी मेहमान हैं। ये जो स्टेशन वैगन है हमारी ही है। मैं 9:30 बजे के करीब बीवी जी को होटल पैराडाइज से घर ला रहा था। नहर के दूसरे पुल पर एक बूढ़े ने हाथ देकर गाड़ी रुकवाई। ये लोग दरख्तों में छुपे हुए थे। फौरन दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस आए। मेरी गर्दन पर पिस्टल रख दिया और बीवी जी को गिराकर इनके मुंह में गाड़ी साफ करने वाला कपड़ा ठूस दिया। मुझे जालंधर रोड की तरफ चलने पर मजबूर किया गया। रास्ते भर ये लोग हमें नंगी गालियां देते रहे और बीवी जी से बदतमीजी करते रहे। वो बीवी जी को दगाबाज और फरेबी कह रहे थे और इल्ज़ाम लगा रहे थे कि वो पैसे खा गई हैं। हमें फैक्ट्री के अंदर ले जाकर उन्होंने बेतहाशा शराब पी। मुझसे कहने लगे कि इनके साथ मिलकर मैं भी बीवी को नंगी गालियां दूं। जब मुझसे ये नहीं हुआ तो वो मुझ पर टूट पड़े। मेरे कपड़े उतार कर ढेर किए और इन्हें माचिस की तीली दिखा दी। फिर मेरी टांगों को जलते सिगरेटों से दागने लगे। वो लंबा शख्स जिसे सब मलिक जी कहते थे बीवी जी पर पिल पड़ा। वो उनकी इज्जत को खराब ही करना चाहता था, मगर भगवान की कृपा हुई और आप वहां पहुंच गए। मेरी हिदायत पर ड्राइवर मदन लाल का ये बयान कलमबंद कर लिया गया। इसके बाद मैंने चौधरी के गिरफ्तार शुदा कारिंदे से पूछगछ की। इसने पहले तो मालिक का वफादार बनने की कोशिश की, लेकिन जब छितरोल हुई तो वो बकने पर आमादा हो गया। उसने बताया कि वो 3 माह तक कमल मुल्तान के एक हाई क्लास होटल में डांस करती रही है। वहीं इसकी मुलाकात मलिक जी से हुई थी। कमल ने तोहफे तहफ़ के नाम पर मलिक जी के हज़ारों रुपए खाए हैं। मलिक जी ने इसे कोठी लेकर दी हुई थी और वो इनके साथ घूमती थी और एक दिन में 10-10 हज़ार की शॉपिंग करती थी। इसने मलिक जी से शादी का वादा कर रखा था, लेकिन फिर एक रोज़ चुपके से गायब हो गई। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि कहाँ गई है। मलिक जी इसकी टोह में थे। आखिर इन्हें सुराग मिल गया। सूरत हाल अब बहुत हद तक वाज़ेह हो गई थी। मलिक जी कमल के परिस्तारों में से था। कमल जिस किस्म की जिंदगी गुजार रही थी, इसमें ऐसे ही हंगामे परवरिश पाते हैं। जैसा कि बाद में पता चला, मलिक जी वाला वाकया कमल के कराची से भागने और अमृतसर में कारी हफीज तक पहुंचने के दरमियान वकू पजीर हुआ था। यानी जहां भी गए दास्तान छोड़ आए। 2-3 माह के अंदर अंदर ये मामला परवान चढ़ा और ठप भी हो गया। थाने के काम से फारिग होकर मैं घर पहुंचा तो सुबह होने वाली थी। बिलाल शाह बरामदे में चारपाई डाले बैठा था और बैठे बैठे ही सो गया था। ऐसे काम बस वही कर सकता था। एक मर्तबा उसने मुझे ये बताकर हैरान कर दिया था कि वो साइकिल चलाते चलाते सो गया था और नतीजे में एक रेडी वाले पर जा गिरा था। खैर, मैं अंदर पहुंचा। राम सिंह की भावत चौकस बैठी थी। उसने बताया कि लड़की होश में आ गई है। अब वो चंद लुकमे चावलों के खाकर सोई पड़ी है। मैंने औरत को हिदायत की कि लड़की की यहाँ मौजूदगी का पता किसी को नहीं चलना चाहिए। मैं रात भर का थका मांदा था, दूसरे कमरे में जाकर सो गया। 1.5-2 घंटे बाद किसी ने आवाज़ देकर जगाया। देखा तो राम सिंह की भावत सिरहाने खड़ी थी।
कहने लगी कि लड़की जाग गई है, आपसे मिलना चाहती है, बार बार यही बात कहे जा रही है। मैं चप्पल घसीटकर बाहर निकला। बरामदे में बिलाल शाह कुलचों और लस्सी की मदद से अपना तूफानी नाश्ता करने में मसरूफ था। मैं इसके पास से गुजरकर कमल वाले कमरे में दाखिल हुआ। बेतकल्लुफी से चारपाई पर आलती पालती मारे वो बैठी हुई थी। बाल दो चोटियों की सूरत में उसके सीने पर बंधे हुए थे। अपनी बड़ी बड़ी आंखों के साथ वो कुछ देर अजीब नज़रों से मेरी तरफ देखती रही, फिर उठकर खड़ी हो गई। नवाज साहब, रात मैंने आपको आपकी आवाज़ से पहचान लिया था। यकीन करें, आप मेरे लिए रहमत का फरिश्ता बनकर आए, वरना पता नहीं क्या हो जाता। मैंने चुपते हुए लहजे में कहा, जो हो चुका इससे ज़्यादा और क्या होगा। मैं रहमत का फरिश्ता नहीं, कोई और होता तो वो भी क्या कर लेता। इस दुनिया में बुराई इतनी ज़्यादा है कि रहमत के फरिश्ते भी लुट जाते हैं। कारी हफीज़ ही को देख लो, उन्होंने क्या बुराई की थी जिसका सिला इन्हें मिल रहा है। यकायक कमल की आंखों में आंसू बरसाती पानी की तरह उमड़ आए। उसने चंद सिसकियां सी भरी, फिर नाक से सूसू की आवाज़ निकालते हुए बोली, नवाज साहब, आप नहीं जानते, इस दुनिया में एक बार बदनाम होने के बाद इज्जत से जिंदा रहना कितना मुश्किल हो जाता है। आप मर्द लोग सिर्फ एक तोहमत लगाना जानते हैं। आपको क्या मालूम कमज़ोर औरत पर क्या गुजरती है। मैंने कहा, कोई वजह तो नहीं कि तुम्हारी बात पर यकीन किया जाए। बहरहाल कहो, क्या कहना चाहती हो। वो मेरा तंज नज़रअंदाज करके बोली, नवाज साहब, आपने मेरी ज़िंदगी बचाई है और ज़िंदगी बचाना कुछ छोटा एहसान नहीं होता। मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता कि आपसे कोई बात छुपाऊं। मैंने पक्का मुंह बनाकर कहा, हाँ बोलो, क्या बताना चाहती हो। वो दर्दनाक अंदाज में रोने लगी। उसने आहों और हिचकियों के दरमियान जो कुछ बताया उसका लुबेलुबाब ये था कि पिछले माह ईद से एक रोज़ पहले उसके घर से गायब होने की वजह यही मलिक जी और उसके गुंडे थे। वो बेखबर थी कि वो इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। वो अपने चंद कपड़ों पर गोटा किनारी लगवाने बाजार गई। रास्ते में उन्होंने उसके करीब गाड़ी रोकी और खींचकर अंदर बिठा लिया। वो इसे एक होटल में ले गए। वहाँ मलिक जी और इसके साथियों ने कई रोज़ उसकी इज्जत खराब की। बाद अज़ां वो इसे जगह जगह लिए फिरते रहे। वो इसे कोई नशा आवर दवा पिला देते थे जिससे वो नीम जान रहती थी। एक रोज़ वो इसे गाड़ी में उठाकर ले जा रहे थे कि गाड़ी इशारे पर रुकी तो इसे फौजियों से भरा हुआ एक ट्रक नजर आया। हिम्मत करके उसने एकदम शोर मचा दिया और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। मलिक और उसके साथी घबराकर भाग निकले। मौके पर बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। इनमें मशहूर सेठ ललत चंदर घी वाले भी थे। वो तरस खाकर इसे अपने साथ घर ले गए और बड़ी इज्जत के साथ रखा। लेकिन चंद रोज़ पहले मलिक जी और उसके शिकारी कुत्ते वहाँ तक भी पहुँच गए। कल शाम वो एक पार्टी में शिरकत के बाद घर वापस आ रही थी कि उन्होंने उसे फिर अगवा कर लिया और कत्ल की नीयत से इस वीरान इलाके में ले गए। अभी कुछ दिन और ज़िंदगी का अजाब सहना था, इसलिए वो मेरे हाथों बच गई। घड़ी घड़ाई फिल्मी कहानी थी, मगर अदाकारी ऐसी थी कि पत्थर से पत्थर दिल भी पसीज जाए। वो कह रही थी, मलिक जी और उसके कारिंदों ने करीबन 1.5 माह पहले उसका सुराग लगा लिया था, जबकि मैं पूरे यकीन से कह सकता था कि मलिक अपने साथियों के हमरा सिर्फ 1 हफ्ता पहले मुल्तान से अमृतसर पहुंचा था। इस बात का सबूत रेलवे के वो टिकट थे जो मलिक के गिरफ्तार शुदा कारिंदे की जेब से बरामद हुए थे। मेरी तहकीक के मुताबिक ये 7 रोज़ पुराने टिकट थे। इसके अलावा मैंने इस होटल से भी मालूमात हासिल की थी जिसके ये कारिंदे की जेब से निकली थी। इस होटल में 7 रोज़ पहले मलिक जी और कारिंदों ने 2 कमरे बुक कराए थे। उन्होंने होटल के मैनेजर से ये भी कहा था कि उनके यहाँ किसी मफरूर लड़की को वो तलाश करने आए हैं। मुमकिन है कि वो किसी होटल वगैरह में डांस करती हो, लिहाजा इन्हें ऐसे होटलों के पते दरकार हैं। जवाब में मैनेजर ने इन्हें चंद होटलों के पते भी लिखवाए थे। इन सारे बयानात से अंदाज़ा होता था कि कमल के आंसू मगरमच्छ के हैं और वो अपने फितरत के ऐन मुताबिक मुझे झूठी दास्तान सुना रही है। अपने इस ख्याल की मज़ीद तस्दीक के लिए मैंने कमल से पूछा,